नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मेरे तो मैम आपको करवाने जा रही हूँ हमारा जो डीएसएसपी का हमने पार्ट 1 किया था, जहाँ पे हमने आपका जीएस जनरल स्टडी और रीजनिंग को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम उसके अंदर क्या है, हिंदी इंग्लिश स्कोर करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या है, हमारा जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या 20 मार्क्स के हमारे आते हैं, तो आपके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हिंदी वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी 20 मार्क्स की आती है, जो आपकी 2018 की पीआरटी के अंदर आई है। कौन से? डीएसएसबी की। डीएसएसबी पीआरटी के अंदर 2018 में जो आपकी हिंदी आई है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई बिजली, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तड़ित, विद्युत, दामिनी और सलिल। तड़ित, विद्युत, दामिनी और सलिल। तो इनमें से जो 3 ऑप्शन है आपका, तड़ित, विद्युत और दामिनी, तीनों बिजली के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे जो सलिल दिया है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। सलिल का मतलब होता है जल। हमसे पूछा गया है कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का पर्यायवाची नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर सलिल हो जाएगा। सलिल का मतलब क्या होता है? पानी, जल। ठीक है, तो बिजली का पर्यायवाची ये नहीं है। आपको बताना था कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो वो हो गया हमारा सलिल। सेकंड क्वेश्चन है, गहरा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गहरा मतलब आपको पता है डीप में गहरा, और उसका विलोम शब्द पूछा गया, उसका अपोजिट आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छिछला, ग्रस्त, गंभीर और डूबा। ठीक है, तो गहरा का अपोजिट हो जाएगा आपका छिछला, मतलब ऊपर उठा हुआ, उभरा हुआ। ठीक है, गहरा मतलब नीचे होगा, गहरा होगा आपकी कोई चीज डीप होगी, और छिछला का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ। तो गहरा का अपोजिट होता है आपका छिछला। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गहरा का अपोजिट बताओ तो छिछला हो जाएगा। छीलने जैसे में नहीं है, उसका मतलब है ऊपर उभरा हुआ। ठीक है, गहरा नीचे की तरफ होगा, छिछला ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा। गहरे का अपोजिट हो जाएगा छिछला, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, वो हो जाएगा सलिल। थर्ड कह रहे हैं, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? क्या कह रहे हैं? कल कोई आया था, आया था, इसके अंदर सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमें कल कोई आया था, आपको क्या बताना है? यहाँ पे सर्वनाम शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो एक कोई है ना, वो आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ कोई क्या होते हैं? अनिश्चित सर्वनाम होते हैं हमारे। ठीक है, आपको पता है कि सर्वनाम की 6 टाइप होती है हमारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम पूछा गया कि कौन सा आपका सर्वनाम नहीं है, सॉरी कौन सा आपका सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे इस वाक्य के अंदर सर्वनाम कौन है? तो वो हमारा कोई हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसकी टाइप हो जाएगी। तो आपसे नाम नहीं पूछा गया, पर्टिकुलर सिर्फ ये पूछा गया सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो सर्वनाम शब्द हो जाएगा कोई। टाइप मैंने आपको बता दी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसमें, जहां पर कुछ या कोई शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कोई होगा आपका सर्वनाम शब्द। फोर्थ कह रहे हैं, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है कि कर्म के ऊपर पड़ रहा है? हमारे इस हिसाब से क्या होती है? अकर्मक और सकर्मक हम कहते हैं। तो ललचाते हैं, कौन ललचाता है? मिठाई के बच्चे। तो यहाँ पे जो क्रिया का प्रभाव है वो हमारे किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है, कि मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे दिया है अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक। तो मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं, मैं पूछा गया था आपको कि यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हमारी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अकर्मक का मतलब ये नहीं कि कर्म ही ना है। अकर्मक का मतलब यह है कि आपकी जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो हमारा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो मिठाई को देखकर बच्चे ललचाए में कौन सी क्या हो जाएगी? अकर्मक। नेक्स्ट कह रहे हैं, भो प्लस आपका अन का संधि रूप क्या होगा? किसके लिए कह रहे हैं? भो प्लस अन का संधि रूप पूछा है। भो प्लस अन, इसका क्या पूछ रहे हैं? संधि रूप पूछ रहे हैं। ऑलरेडी संधि मैंने आपको करवा दी है, डली भी हुई है स्टडी पोर्टल पे। अगर आपको संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों करनी है, उसके रूल्स देखने हैं, तो आप वहां जाके कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भो प्लस अन का क्या बन जाएगा भाई? भवन बन जाएगा। भो प्लस अन भवन बन जाएगा। ये हमारी स्वर संधि है,
कौन सी संधि है? स्वर संधि है। और कौन सी संधि का उदाहरण है भाई? हमारा अयादी का, अयादी स्वर संधि। स्वर संधि के हमारे टाइप होते हैं दृढ़, गुण, वृद्धि, यण, अयादी, 5 टाइप होते हैं। तो उसमें से अयादी स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में कौन सी टाइप? अयादी। तो भो प्लस अन से क्या बनेगा? हमारा भवन बन जाएगा भाई, ठीक है। तो हमसे पूछा था भो प्लस अन का संधि रूप क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा ये। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है? अब कृष्ण शब्द का विलोम पूछा गया भाई आपसे, दिया गया है राधा, श्वेत, कंस या शिशुपाल। आपको कृष्ण का क्या बताना? शिशुपाल उसका भाई था, ठीक है। कंस पूछा गया, मामा था उसका, श्वेत या फिर राधा, ठीक है। तो राधा, कृष्ण, इस तरीके से नहीं आपको अपोजिट बताना है। तो कृष्ण का मतलब भाई काला भी होता है। कृष्ण का मतलब हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला होता है। तो कृष्ण का आपका अपोजिट क्या क्या पूछा गया है? विलोम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण का क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा भाई। उसके बाद कह रहे हैं वधु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, मतलब वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। तद्भव होते हैं जो शब्द संस्कृत में से हिंदी में आए हैं और उनका रूप परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है, वो हमारे तद्भव होते हैं। तो वधु हमारा क्या है? आपका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप पूछा गया है भाई। किसका? वधु का कौन सा रूप पूछा गया है आपका? तद्भव। तद्भव रूप पूछा गया है। तो वधु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा भाई? बहु हो जाएगा, ठीक है। क्या रूप हो जाएगा इसका भाई? बहु हो जाएगा हमारा, नॉर्मली आता है ना बहु। तो वधु का तद्भव रूप हो जाएगा बहु भाई। उसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर का पर्यायवाची नहीं है? प्राय नहीं है। प्राय का मतलब होता है उसका सेम वैसा ही अर्थ होना। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणभंगुर का पर्याय नहीं है? क्षणभंगुर का मतलब क्षण, एक क्षण में, भंगुर में खत्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन दिया है क्षणिक, थोड़े समय के लिए। थर्ड ऑप्शन दिया है एक क्षण में जो भारी लगे, एक क्षण में जो भारी लगे। और फोर्थ दिया है नश्वर। तो यहाँ पर देखो क्षणभंगुर का मतलब है कोई चीज जल्दी ही समाप्त हो जाना, नश्वर का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, ठीक है। तो आपका जो ये 3 ऑप्शन है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, या जो क्षणिक थोड़े समय के लिए है, या नश्वर जो चीज नष्ट हो जाती है, ये तीनों तो आपके क्षणभंगुर के पर्यायवाची होंगे। और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 था, एक क्षण जो भारी लगे, ये इसका पर्याय नहीं होगा, पर्यायवाची नहीं कहलाएगा भाई, ठीक है। हमसे पूछा गया 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से क्षणभंगुर का कौन सा पर्याय नहीं है। तो आपको क्षणभंगुर का अगर अर्थ पता है तो आप आराम से डिडक्ट कर सकते हो। क्षणभंगुर मतलब क्षणिक, थोड़े समय के लिए रहने वाला, जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला, नश्वर। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। एक जो है कि एक क्षण में भारी लगे जो, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वो उसका पर्याय नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो एक क्षण में भारी लगे वो इसका पर्याय नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कृत्य धन का अर्थ क्या है? कृत्य धन का, अब आपको पता है कि हमने की है, अपोजिट में करते हैं कृतज्ञ, कृत्य धन, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम करते हैं। तो कृत्य घन पूछा गया है। कृत्य घन का क्या पूछा गया? अर्थ क्या है? कृत्य घन का अर्थ क्या है? अब आपको ये पता है कृतज्ञ, इसका अपोजिट होता है कृत्य घन। तो कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला, और हमें क्या पूछा गया? कृत्य घन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उपकार को न मानने वाला। आपने किसी की हेल्प की लेकिन वो उस चीज को मानते नहीं कि हाँ आपने कुछ हेल्प की है, मतलब भूल जाना कोई चीज के कि आपने उसको कोई एहसान किया, आपने उसको कोई हेल्प की, लेकिन उस उपकार को न मानने वाला, ठीक है। कृतज्ञ होता है उपकार को न मानने वाला, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है? कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। अरे तुमने तो मेरी इतनी हेल्प की और आपके उससे ये काम बन गया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो वो तो कृतज्ञ हो गया कि मैं आपको कृतज्ञ हूँ। क्योंकि किसी के लिए क्या आप वो चीज को मान रहे कि हाँ उसने आपकी हेल्प की और आप उसके प्रति क्या हो? कृतज्ञ हो। तो कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार को न मानने वाला, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कृत्य घन का अर्थ बताओ, तो कृत्य घन का अर्थ होगा उपकार को न मानने वाला। नेक्स्ट है पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कौन सा मुहावरा? पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? पेट फूलना कह रहे हैं
फूला ना समाना, कि अरे मेरे को इतनी खुशी है कि मेरे से तो फूला नहीं समा रहा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बहुत प्रसन्न होना, कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। थर्ड है रहस्य को छिपा न सकना। और फोर्थ है बिल्कुल अच्छा न लगना, कि मेरा पेट फूल गया। मतलब बिल्कुल, ये चार ऑप्शन देके आपसे पूछा गया कि पेट फूलना का राइट मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पेट फूलना मतलब कोई बात ना बचना, कोई रहस्य को ना छुपा पाना, कि मेरा पेट फूल रहा मतलब कि मैं उस चीज को छुपा नहीं पा रहा हूँ। आपको कोई चीज पता है और आपको ये मेरे को ये चीज बतानी है, किसी रहस्य को ना छुपा पाना क्या होता है, पेट फूलना का मुहावरे का अर्थ होता है। तो पेट फूलने का अर्थ क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ है रहस्य को न छुपा सकना, रहस्य को न छिपा सकना। हम कहते हैं इसकी पेट में तो कोई बात नहीं बचती, वो तो बता देगा। तो पेट फूलना मतलब है रहस्य को न छिपा सकना कहलाएगा हमारा पेट फूलना, ठीक है। फूला ना समाने का मतलब बहुत अधिक खुशी होना, बहुत अधिक प्रसन्नता होना। तो हमारा जो एक ऑप्शन था ना फूला ना समाना, उसका मतलब तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुशी होना इस चीज की। हमसे पूछा है पेट फूलेगा, ये होता है हमारा किस चीज को, किसी रहस्य को छुपाने के सेंस में। तो रहस्य को ना छुपा सकना, इसका क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए। दूध के दांत टूटना, मतलब दूध के दांत टूटना का मतलब क्या होता है भाई, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, मतलब अभी उसको इतनी नॉलेज नहीं है, अनुभवहीन होना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर देखो मिलान करना है कि चार आपको मुहावरे दिए हैं, उनका आपस में मिलान करना है। तो मैं इसलिए आपको सारे मुहावरों के अर्थ बताती जा रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक मुहावरा आया है दूध के दांत टूटना, इसका मतलब होना अनुभवहीन होना, मतलब उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हो जाएगा अनुभवहीन होना। दूध के दांत टूटना मतलब अनुभवहीन होना। दूसरा है भांडा फोड़ना, भांडा फोड़ना मतलब इसने भांडा फोड़ दिया, मतलब कोई रहस्य को उजागर कर देना, बता देना। तो भांडा फोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, भेद खोलना, ठीक है, कि कोई भी रहस्य था उसको बता देना, भेद को खोलना, भांडा फोड़ दिया। तो आपने कोई भी सीक्रेट बात की, कोई भी आप प्लानिंग कर रहे थे, दूसरे को क्या भांडा फोड़ दिया, मतलब आपके रहस्य को उजागर कर दिया। तो रहस्य खोलना, भेद खोलना अर्थ हो जाएगा आपका किसका, भांडा फोड़ना का। नेक्स्ट है लोहा मानना। लोहा मानना मतलब किसी की विजय को, हाँ भाई है शक्तिशाली है, कि किसी की ताकत का लोहा मानना। तो लोहा मानने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, प्रभाव को स्वीकार करना, किसी की शक्ति को स्वीकार करना, किसी की ताकत को स्वीकार करना। हाँ ये तो बहुत पावरफुल है, तो उसकी ताकत का, किसी की मेहनत का, किसी चीज का मतलब लोहा मानते हैं लोग, ठीक है, कि उसको अपने फील्ड में बहुत नॉलेज है, तो उसकी नॉलेज का लगा लो या उसके ज्ञान का, उसका क्या है, उसको लोहा मानना। तो लोहा मानना मुहावरा का प्रयोग किस लिए होता है, प्रभाव को स्वीकार करना, कि कोई किसी चीज में अच्छा है तो उस चीज का क्या करना, प्रभाव को स्वीकार करना, वो होगा लोहा मानना, किसी के प्रभाव को स्वीकार करना। उसके बाद है हथेली पर सरसों जमाना। हथेली के ऊपर सरसों जमाना एक मुहावरे हैं सारे सारे। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब हथेली पर सरसों उगाने का अर्थ क्या हुआ भाई, कि असंभव कार्य करना। फसल उगाना आपको पता है वैसे ही कोई छोटा काम है, सरसों पर हाथ के ऊपर हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या है, कि असंभव कार्य करना, कि आप ऐसा काम करने जा रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, भी तो आपके हथेली पर सरसों उगाने के बराबर है, तो मतलब ये काम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। असंभव कार्य के लिए कौन से मुहावरे का यूज करते हैं, हथेली पर सरसों उगाना, मतलब असंभव कार्य इसका अर्थ हो जाएगा भाई। तो आपको मिलान करना था, मैंने आपको सबको डायरेक्ट मैंने उनके मीनिंग बता दिए भाई। तो मिलान ABCD का ऐसे करना था, तो वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। दूध के दांत टूटना अनुभवहीन होना, भांडा फोड़ना भेद खोल देना, लोहा मानना मतलब किसी के प्रभाव को स्वीकार करना, और हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य करना, कि जो कार्य पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं उगा के दिखाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, असंभव कार्य करना। उसके बाद है विलोम शब्द। वहां पर भी 4 पेड़ दिए गए हैं, आपको कहा गया है इनको आपस में मिलान करना है, किनका, विलोम शब्दों को जोड़कर लिखिए। आपकी 4 लेफ्ट में दिए, 4 राइट में दिए, आपको क्या करेक्ट का करेक्ट के साथ मिलान करना है, और वो किस पेड़ में, विलोम शब्दों का करना है, कि एक शब्द दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला दिया है विस्तार। विस्तार मतलब क्या था, फैलाओ, बड़े उस पे, तो इसका क्या आ जाएगा, संक्षिप्त। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा भाई, संक्षिप्त, छोटा। अगर संक्षिप्त में लिखो, कम शब्दों में लिखो, विस्तार में लिखो, मतलब पूरा खोल के डिटेल में उसके बारे में लिखो, तो विस्तार का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। विस्तार का मिलान करोगे संक्षिप्त के साथ, ठीक है। उसके बाद है गरल का। गरल का हो जाएगा भाई सुधा। गरल का मतलब हो गया विष के सेंस में, क्या हो गया, गरल का मतलब विष, और सुधा का मतलब अमृत।
अगर विष आ गया तो उसका अमृत लिखोगे, अगर अमृत आ गया तो उसका विष लिखोगे, और गरल आ गया तो उसका सुधा लिखोगे, और सुधा आ गया तो उसका गरल लिखोगे। तो ये अपोजिट है। मैंने सिर्फ मीनिंग क्लियर किया है कि गरल का मतलब होता है विष और सुधा का मतलब होता है अमृत, तो इसलिए गरल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन मीनिंग नहीं पता होता तो हम सोचते मैम ये है क्या, तो गरल होता है विष और सुधा होता है अमृत, ठीक है, उनके पर्यायवाची कह सकते हो आप। नेक्स्ट आपका विधि, विधि का क्या आएगा, विधि का निषेध, कानून के अकॉर्डिंग जिससे कोई परमिशन होना, निषेध का मतलब मना होना, तो विधि का क्या आएगा, निषेध, ठीक है। ये प्रोहिबिटेड है, ये परमिटेड है, तो विधि का क्या हो जाएगा अपोजिट, निषेध हो जाएगा भी। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, उत्थान का, क्या ये है, उत्थान का, उत्थान में क्या हो जाएगा, उत्थान मतलब प्रगति उन्नति होता है, उसका हो जाएगा पतन। ये हमारे विलोम शब्द हैं, इनको आपको क्या करना था, मिलान करना था, तो मैंने सीधे लिख दिया विस्तार का संक्षिप्त, विस्तार मतलब फैलाव, संक्षिप्त मतलब छोटा, गरल का मतलब विष, उसका अपोजिट सुधा, विधि का निषेध और उत्थान का पतन, ये क्या है, हमें मिलान करना था विलोम शब्दों का। नेक्स्ट है ठाकुर का ठकुराइन है, तो लाला का क्या होगा, हिंदी के अंदर आपको क्या दे दिए गए, लिंग दे दिए गए जैसे, और उनको रीजनिंग वाले सेंस में लिख दिया गया। अगर लाला का संबंध ऐसे क्या है, लाइन के साथ है, सॉरी तो मैंने आपको आंसर बता दी क्या है, अगर ठाकुर का जो संबंध क्या है, ठकुराइन के साथ है, ठाकुर का जो संबंध ठकुराइन के साथ है, वही लाला का संबंध किसके साथ हो जाएगा भाई, ललाइन के साथ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ठाकुर ठकुराइन, ऐसे ही लाला के लिए क्या स्त्रीलिंग होगा, ललाइन होगा भी। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए थे, ललाइन, लालनी, लालनी, लालिनी, ला नी, ला ली न या ललाइन, इनमें से कोई आपको ऑप्शन बताना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, लाला का ललाइन हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक आंख 10 आंखें, ऐसे ही एक मामा, इसका क्या होगा भाई, एक आंख उसका संबंध क्या है, 10 आंखें, ऐसे लिखा है, एक आंख 10 आंखें, ऐसे ही एक मामा, तो 10 क्या होंगे, ऑप्शन दे दिया, मामे, मामाए या मामा। तो एक आंख 10 आंखें, ऐसे एक मामा 10 मामा होंगे, मेरे कितने मामा, 10 मामा है, ठीक है। तो मामे नहीं आएगा, मामा ही आएगा, मामा का पर्यायवाची मामा ही रहेगा, मामाए या मामे नहीं होगा। एक आंख 10 आंखें हमें कंफ्यूज करने का, जैसे एक आंख का संबंध 10 आंखें, इसका मतलब पर्यायवाची था, आंख का आंखें हो गया, ऐसे मामा का आपको क्या बताना, सॉरी वचन था, जैसे आंख का और आपका बहुवचन क्या होगा, आंखें, ऐसी मामा का बहुवचन क्या होगा, मामा ही आएगा भाई, ये याद रखना, मामा का आपका बहुवचन मामा ही रहेगा, तो हमारे ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपको क्या बताने थे, वचन बदलो थे, वचन बदलो। नेक्स्ट है चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संख्या क्या है, भाई चावल का दाम काफी बढ़ गया है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, मतलब नेमिंग जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश में अगर कहो तो नेमिंग वर्ड, हिंदी में कहो तो किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हो, तो चावल क्या है आपका नेमिंग वर्ड है, ठीक है, नाम है किसी खाद्य पदार्थ का, तो चावल क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा शब्द हो जाएगा भैया, ठीक है। अब संज्ञा पूछा था इस सेंटेंस के अंदर संज्ञा कौन सी है, तो चावल क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है राजा का रानी है, तो साला का क्या होगा, ये फिर से क्या आ गया भैया आपका, लिंग बदलो आ गया, ऊपर का वचन बदलो, यहाँ पे क्या है, लिंग बदलो, लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है राजा रानी, ऐसे ही साला, अब तुम कहते हो कि साला का साली,
तो वो नहीं होगा भाई। यहाँ पर क्या है, राजा रानी, मतलब आपका क्या दिया गया है, पति पत्नी उसमें दिया गया, राजा का अपोजिट रानी होगा तो साला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो, धारा, कुछ भी दिया है आपके उसमें, जी जी, या आपका थर्ड ऑप्शन दिया है सहरज, सरहज, ठीक है, सरहज, ठीक है। तो साला का आपका क्या पूछा गया है, राजा का अगर रानी है तो साला का मतलब क्या हो जाएगा, साला की जो पत्नी होगी वो क्या कहलाएगी, सरहज कहलाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको वाइफ के सेंस में देखना है, राजा की पत्नी को रानी कहेंगे, ऐसे साला की पत्नी को क्या कहेंगे, सरहज कहेंगे, ना धारा ना जीजी या सरहज, तीन ऑप्शन थे, एक था इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या आएगा, सरहज आएगा। सहरज हम जिस तरह बोल देते हैं कि साला की जो वाइफ होगी वो क्या आ जाएगी, तो हो जाएगा सहरज हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, मैं क्या बताना है हमें, क्रिया विशेषण। अब भाई क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सेंटेंस क्या है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्या बतानी है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण मैंने आपसे क्या कहा, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब क्रिया क्या है यहाँ पे, सोचना, क्रिया पता है ना, डूइंग वर्ड्स, जो भी हमारे काम करते हैं, उठना बैठना सोना जागना हंसना रोना, ये सारी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे सोचना क्रिया है, तो ये कुछ किसको क्वालिफाई कर रहा है, हमारा सोचने को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब हमारी क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है कि आप सोचना चाहिए था, क्या कुछ तो सोचना चाहिए था ये काम करने से पहले, तो ये कुछ किसके लिए है, सोचने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया इस पूरे सेंटेंस में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो हमारा कुछ हो जाएगा भाई क्रिया विशेषण शब्द। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया को क्वालिफाई करते हैं, वो हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ कर लिखिए। वही अब आपको तीन सेंटेंस दे दिए गए हैं, तीन काल दे दिए गए, आपसे पूछा गया है कौन सा सेंटेंस किस काल का है। ऑलरेडी मैं काल करवा चुकी हूँ, आपके भूतकाल के, भविष्य काल के और आपके वर्तमान के सबकी टाइप भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पे सीधा आपको ऐसे दिया गया है, एक सेंटेंस भूतकाल का दे दिया, एक वर्तमान काल का दे दिया और एक आपका भविष्य का दे दिया। ये इजी है फाइंड करना, आप सेंटेंस पढ़ के बिल्कुल इजीली बता सकते हो, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, जब इनके भी पार्ट दे देते हैं। अब भूतकाल के भी आपके 6 पार्ट हैं, वर्तमान काल के 3 पार्ट हैं, भविष्य काल के भी 3 पार्ट होते हैं, तो जब उनके पार्ट्स का नाम आते हैं तब आपको पहचान थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पे तो आसान ही है। अब हमसे कहा भूतकाल का सेंटेंस कौन सा है, मैं पढ़ूंगा राकेश जाता है वह आया, मैं पढ़ूंगा राकेश जाता है वह आया है, वह आया है, ठीक है। आपको क्या बताना है, उनको मिलान करना है, उनको सही के साथ मैच करना है। भूतकाल का मतलब जो चीज पास्ट में हमारे हो चुकी है, जो काम ऑलरेडी डन हो चुका है पास्ट में। तो मैं पढ़ूंगा मतलब अभी तक पढ़े नहीं हो, आपने कहा मैं पढ़ूंगा, तो वो काम अभी भविष्य में होना बाकी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। राकेश जाता है मतलब वो जो काम डेली रूटीन में कर रहा है, जाता है, सोता है, खाता है, काम करता है, पढ़ता है, मतलब आप डेली वो काम करते हो, वो हमारा वर्तमान काल होता है। और जो चीज ऑलरेडी डन हो चुकी है पास्ट में, वो हमारा भूतकाल होता है। तो वह आया है मतलब आ चुका है, बेशक यहाँ पे था लिखा है, आप मुझे मैम भूतकाल वाले में तो था आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वह आया है तो हमारे क्या होते हैं कि हमारे जो अभी आसन जो भूत होता है, जब जो काम अभी अभी निकट समय में कंप्लीट हुआ है उसको हम आसन भूत बोलते हैं। तो वह आया है किसका हो जाएगा, भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, आ चुका है वह। उसके बाद मैं पढ़ूंगा भविष्य काल का हो गया, भाई हाँ मेरे को पढ़ना है, पढ़ूंगा तो भविष्य में होगा, वो काम पेंडिंग है। अब वर्तमान काल में जो काम डेली रूटीन में होते हैं, राकेश जाता है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, वर्तमान काल का। भविष्य काल का मैं पढ़ूंगा और भूतकाल का कौन सा हो जाएगा, वह आया है। तो इनका मिलान करना, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ हो रहा है, सेकंड का सेकंड के साथ हो रहा है और आपका थर्ड वाला फर्स्ट। बस आपको पहचान पता होनी चाहिए, भविष्य मतलब कोई काम अभी होना बाकी है
भूत मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है, और वर्तमान जो काम आपका डेली में होता है, डेली रूटीन में जो आप जाता है, जैसे बढ़ता है, तीहे तेहे बढ़ाते हैं, तो हमारे वर्तमान काल कहलाते हैं। ये हमारी मैचिंग थी, ये हमारा क्वेश्चन था। मिलान करो सही शब्द का सही काम के साथ, सही वाक्य का। नेक्स्ट भैया हमें कह रहे हैं मैं जाती हूँ वाक्य में कौन सा काल है? अभी ऑलरेडी बताया, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ में कौन सा काल है? पता है ना, सीधी सी बात है। जाती हूँ ता है, ती है, ते है, मतलब कोई काम डेली रूटीन में होता है। मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, पढ़ती हूँ, काम करती हूँ, तो जो काम डेली रूटीन में आप करते हो उसमें ता है, ती है, ते है आते हैं। ता, ती और ते हैं आते हैं, वो किस कौन से काल के होते हैं? वर्तमान काल होते हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ में कौन सा काल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ऑलरेडी हमारे मिलान में ये क्वेश्चन आ चुका था, फिर भी डीएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये दे दिया कि मैं जाती हूँ में कौन सा काल है, तो कौन सा काल हो गया भाई? वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पे पहचान मैंने आपको बता दी, ता है, ती है, ते आते हैं, तो वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं समास दे दिए गए हैं, उनका मिलान करना है भाई। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया है? समास दे दिया गया है, समास का सही के साथ मिलान करना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये तो आपके समास के नाम दे दिए गए, 5 उदाहरण दे दिए गए, उनके साथ आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, दशानन, ये सही नहीं है, ये तो हम अभी देखेंगे कौन सा किसमें आना है। आपको एक तरफ दिया गया समास के नाम, दूसरी तरफ दिए गए उदाहरण। दशानन, धर्माधर्म, नेक्स्ट आपका पंचवटी, रसोई घर, पंचवटी, रसोई घर, और आपका लास्ट वन है अनजाने, अनजाने। अब भाई ऑलरेडी समास हमारा हो चुका है, अगर समास किसी को नहीं आता है, कोई डाउट है, तो जाके स्टडी पोर्टल की साइट पे आप हिंदी वाले पोर्शन में जाके कर सकते हो। आपका समास का पोर्शन वहाँ पे डाला हुआ है, पूरा टॉपिक आपका वहाँ पे, आपसे कुछ सारे समास क्लियर हो जाएंगे, पहचान कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हमारी बात हो रही है अव्यय भाव समास की। अव्यय भाव समास के अंदर मैंने पहले बता दिया कि आपके क्या है कि अव्यय आपके क्या होते हैं, वो शब्द आपके लगे होते हैं स्टार्टिंग में, आ, नी, नी, बेस, हर, घर, भर, दर, ये शब्द होते हैं आपके, या लास्ट में पूर्वक, अनुसार, इस तरह के शब्द लगे होते हैं। वो हमारे किसके उदाहरण होते हैं? अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। अव्यय भाव समास में स्टार्टिंग आपकी अव्यय से होती है। यहाँ पे जो अनजाने है ना, वो अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अव्यय भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? अनजाने। अन आपका क्या आ गया? आपका अव्यय शब्द आ गया। उसके बाद है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में हमारे कौन कौन से उदाहरण आते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, आपका संबंध तत्पुरुष और आपका अधिकरण तत्पुरुष। वो आपकी 6 टाइप आ जाती हैं। हमसे पूछा गया तत्पुरुष समास का इसमें उदाहरण कौन सा है, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई मतलब खाना बनाने के लिए, रसोई के लिए घर, के लिए घर, जहाँ पे आप खाना बनाते हो, रसोई के लिए घर। तो के लिए किसके लिए आता है? संप्रदान के लिए। तो ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष दिया है, इसकी भी कौन सी टाइप का? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण के साथ आपको मैच करना है किसको? रसोई घर को। रसोई घर का विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। और रसोई के लिए किसकी विभक्ति होती है? हमारी संप्रदान की होती है। तो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा हमारा रसोई घर। तो हम रसोई घर को मैच कर देंगे तत्पुरुष समास के साथ। फिर बात हो रही है हमारी द्विगु समास की। द्विगु का मतलब क्या होता है? संख्यावाचक, जहां पर भी नंबरिंग आ जाती है हमारी, वो द्विगु समास कहलाते हैं। तो पंचवटी, पंच माने 5, वटी माने 5 वट वृक्षों का समूह, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा क्या आता है? संख्यावाचक पद आते हैं। तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा पंचवटी। पंच का मतलब 5, वटी माने वट वृक्ष, 5 वट वृक्षों का समूह, पंचवटी, वो हो जाएगा इसका उदाहरण द्विगु का। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व, 2 इक्वल पार्ट आपके और अथवा या से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी इक्वल, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, लाभ हानि, लाभ और हानि, इस तरीके से आप शुभ अशुभ, ये सारे तरीके हैं वो शब्द हैं जो हमारे एक बीच में हाइफन योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता है,
माता पिता, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका जब आप विग्रह करोगे तो क्या होगा, माता और पिता। लाभ हानि है, लाभ और हानि, ठीक है। इस तरीके से वो शब्द हमारे क्या, जो शब्द योजक चिन्ह से ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। या फिर हमारे दो समान पद जिसमें दोनों पद की समान प्रधानता होती है, ना तो पहला पद मेन होता है ना ही दूसरा पद मेन होता है, दोनों पद इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। ऐसे नहीं कहोगे कि पहला पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर दोनों पद बराबर होते हैं हमारे, वो हमारा द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो धर्माधर्म है ना, इसको अगर आप विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, धर्म और अधर्म। ये आपका संधि करके लिखा हुआ है, धर्म धर्माधर्म का मतलब क्या है, धर्म और अधर्म। क्या है भाई, धर्म और अधर्म। धर्माधर्म का विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म दोनों के एक साथ लिखा हुआ है, और से जुड़े हुए हैं। ये किसका उदाहरण है भाई, द्वंद्व समास का उदाहरण। धर्माधर्म किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का। पंचवटी किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। अनजाने किसका उदाहरण है, अव्ययभाव समास का। रसोई घर किसका उदाहरण है, रसोई घर किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। और बहुब्रीहि के अंदर फिर कौन बचा, दशानन। 10 है आनंद जिसके, रावण जिसके 10 मुख है। आनंद का मतलब होता है मुख, 10 का मतलब 10, जिसके 10 मुख है। मतलब किसके हैं 10 मुख, अब आपको पता है सिर्फ एक ही की बात है। दशानन का जब मतलब होता है वो हमेशा क्या होता है, रावण होता है। तो जहां पर ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, किसी तीसरे पद की ओर ही इशारा करते हो, कोई तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो, वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। दशानन का मतलब है रावण, इसलिए यहाँ पे जो समास होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो भाई, यहाँ पर इनका मिलान करना था। अव्ययभाव समास हो गया अनजाने में, रसोई घर में तत्पुरुष समास, पंचवटी में द्विगु समास संख्यावाचक था, धर्माधर्म में द्वंद्व समास। दशानन में भी 10 संख्या है, आप कहोगे दशानन में भी तो संख्या है, लेकिन दशानन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, रावण की तरफ। जहां पर दो पद किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं तो दशानन कहते हैं, हमारे दिमाग में रावण की बात हो रही है, तो वहां पर हो गया बहुब्रीहि समास। तो ये आपका समास वाला पोर्शन था भाई। ये तो था हमारा कौन सा वाला पोर्शन, हिंदी वाला पोर्शन। 20 क्वेश्चन जो हमारे आए थे, तो आपने देखा संधि से भी क्वेश्चन आ रहा है, समास से भी आ रहा है आपका, एक वचन मतलब वचन बदलो, लिंग बदलो, आपका मुहावरे, इस तरह की शब्द सारी चीजें आपकी आ रही है। 20 क्वेश्चन में मोस्टली हमारी सारी ग्रामर कवर हो जाती है। तो इसलिए एक बार अच्छे से, और किसी ने भी हिंदी को कवर करना है तो वो क्या, स्टडी पोर्टल चैनल पर जाकर वहां से हिंदी वाले सेक्शन से सारे टॉपिक वाइज हिंदी को कवर कर सकता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT का 2018 का इंग्लिश वाला पोर्शन, किस तरह क्वेश्चन हमारे आ रहे थे उसमें। हम डिस्कस कर रहे हैं PRT DSSB का, DSSB PRT 2018। PRT 2018 ये तो आपका सितंबर में हुआ था, सितंबर 2018। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वाला पोर्शन। इंग्लिश किस तरह की आई थी, हमें किस तरह की इंग्लिश प्रिपेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, मेरे से पूछा है भाई विल एंड गो, इसकी फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग पूछा गया, ये आपको इडियम दिया गया है, इसका आपको मीनिंग बताना है कि भाई इसके लिए आपको क्या है। सीधी सी बात है, आपको सारे इडियम फ्रेजेस जो भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं और उनसे गो थ्रू होना है आपको। इडियम में आपको जो फ्रेजेस होते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एंटोनियम सिनोनियम्स, आपके एंटोनियम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, आपके इडियम फ्रेजेस आते हैं आपके। तो ये आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। तो आपको ये चीजें करनी है आपकी ग्रामर से, आपके जो वर्ब्स हैं या टेंसेस हैं उनके अलावा आपको ये वाली चीजें भी प्रिपेयर करनी है, आपकी वोकैब प्रिपेयर करनी है, सीधी सी बात है। तो विल एंड गो आपकी इडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या हो जाएगा भाई, सीधा इसका आंसर बता रहे हैं, जॉय एंड सोल। आपको याद करने हैं, तो ये अब ये वाला रिपीट तो होना नहीं है, लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, इंग्लिश में क्या चीज है जो आपको छोड़ के नहीं जानी है। इडियम फ्रेजेस आपको करने हैं। यहाँ पे विल एंड गो का मतलब जॉय एंड सो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट है राउंड पैग इन अ स्क्वायर होल, ये भी इडियम है। राउंड पैग इन अ स्क्वायर होल, इस इडियम का मीनिंग भी आपको बताना है। यहाँ पे कभी भी इनके वर्ड के साथ मत जाना, कभी भी
मैम यहाँ पे ये लिखा है तो इसकी आप हिंदी करने बैठ जाओ। जैसे हमारे मुहावरे होते हैं ना, तो उनका कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ये वही चीज़ है। हिंदी में उनको मुहावरे बोलते हैं, इंग्लिश में उनको इडियम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राउंड पेग इन स्क्वायर होल का मतलब क्या है, एक मुहावरा है इंग्लिश के अंदर। तो इसका आपको मीनिंग बताना है, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनफिट, मिसफिट, मिसमैच, मिसफिट, ठीक है। स्क्वायर होल के अंदर राउंड उसको यूज करें तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक हिसाब से मतलब है कि ये एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मिसफिट, ठीक है, कि कोई चीज किसी के साथ प्रॉपर मैच नहीं करती, मिसफिट है, ठीक है। तो इस वीडियो का मतलब हो जाएगा मिसफिट, विलन का मतलब हो जाएगा जॉय एंड सोरो। थर्ड है चूज द एप्रोप्रिएट टेंस। ये तो थे दो आपको इडियम दिए गए थे, इनका मीनिंग पूछा गया है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा आपको टेंस बताने, सेंटेंस दिए गए हैं आपको, उनमें से पूछा गया है कि आपको बताना है इनमें कौन सा टेंस है भाई, ठीक है। फर्स्ट कह रहे हैं चूज द एप्रोप्रिएट टेंसेस। आई होप यू विल हैव वॉश्ड योर फेस एंड हैंड्स बिफोर यू कम टू द डिनर टेबल। कि आई होप यू विल हैव वॉश्ड, इसमें क्या कह रहे हैं, आई होप यू हैव वॉश्ड योर फेस एंड हैंड्स, योर फेस एंड hands before you come to the dinner table, ठीक है। पीछे वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें तो सिर्फ मेन फोकस किस पे करना है। यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो हमारी कौन सी आ रही है, हमें टेंसेस आपको ऑलरेडी पता होंगे भाई, कि टेंसेस की पहचान पता होगी। अब हमारे जो हमें जो पहचान करनी है यहाँ से करना है, हैव वॉश्ड आया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आई हुई है, तो ये किस टेंस के अंदर आती है। साथ में आई होप यू विल, मैंने कुछ मिस कर दिया, यू के बाद विल हो रहा है, आई थिंक यू विल हैव, आई होप हमने विल और मिस कर दिया, विल हैव, आई होप यू विल हैव। तो यू के बाद जो आप ये जो आ रहा है ना विल हैव वॉश्ड, हमें यहाँ से टेंस की पहचान करनी है कौन सा टेंस हो जाएगा भी हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई हैव वॉश्ड, विल है तो क्या होगा, फ्यूचर, पहली बात क्या है ये, फ्यूचर टेंस। और हैव प्लस आपकी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा भाई हमारा। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एक बार गो थ्रू हो जाए ना टेंसेस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनिट। आपको ये सारे एक बार आपको रूल देखना है बस। यहाँ पर क्या है, विल फ्यूचर की पहचान है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट टेंस में आता है, तो विल हैव वॉश्ड है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में किस में बना हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। नेक्स्ट करें, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब कौन सा टेंस हो गया, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, फॉर 2 hours। यहाँ पे आपको टेंस बताना है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैव बीन कौन सा टेंस हो गया, हैव है, हैड होता तो हम पास्ट में चले जाते, हैव होता तो हम प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट, फिर परफेक्ट, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा भाई। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours कौन सा टेंस हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग, वर्किंग तो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैव बीन है तो आपका क्या है, परफेक्ट टेंस, और आपका हैव है तो हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण हो गया ये। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours में कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा भी हमारा, ठीक है। आपसे टेंस पूछा गया कौन सा है इसमें। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको 4 वर्ड दे दिए गए, उन वर्ड्स में से आपसे पूछा गया है कि इनमें से गलत स्पेलिंग किसकी है। भैया यहाँ पे सिंपल वही है, फिर आपकी वोकैब चेक हो रही है कि आपको कितने वर्ड्स आपके नॉलेज में हैं, कि आप पहचान कर पाओ कि इनमें से गलत स्पेल किया हुआ वर्ड कौन सा है, स्पेलिंग किसकी गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ज्यादा करने का मतलब बनते हैं नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। एक बार लास्ट पेपर में आया मैं वो बता देती हूँ कि इसमें गलत कौन सा था।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक और ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर जो रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, CHICANERY आएगा, ना कि ARY, ठीक है। तो यहाँ पर तो भी आपकी वोकैब वही है कि आपकी वोकैब कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सीधी सी बात, जो रोंगली स्पेल्ड वाले वर्ड आते हैं उनकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आपकी वर्ड अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप फाइंड कर पाते हो कि मोस्टली अगर आपको सीधा वर्ड पता चलो तो बाकियों के अगर आपको कोई भी वर्ड आपका फैमिलियर है उस वर्ड के साथ, आपको उसकी पहचान है, तो आप उनकी स्पेलिंग चेक करते हो, हाँ ये तो सही है, इसका इस वर्ड को मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, ये इसकी स्पेलिंग ठीक है इसकी, तो आप एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि जिस वर्ड के बारे में आपको नहीं पता है, क्योंकि बाकी की तो मेरे को पता है कि करेक्ट क्या होती है, इसकी नहीं पता है, तो शायद यही रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग हमारी जो मिस्टेक है वो इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ARY लिखा है, आएगा क्या ERY। तो ये रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, मतलब आपको पता होना चाहिए वर्ड्स की स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं, ये भी आपको दो क्वेश्चन हो गए, मैंने कहा था एंटोनिम सिनोनिम से रॉन्गली स्पेल्ड इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रॉन्गली स्पेल्ड का ही दिया हुआ है, CERBITYOUS। थर्ड आपको दिया हुआ है GARRULOUS। फोर्थ आपको दिया HETROGENOUS। आपको इनमें से पूछा कि इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपका कौन सा है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो इनमें चार में से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो वो हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस है। ये हमारा सुना हुआ है होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एक जैसे, हेट्रोजीनियस जो डिफरेंट चीजें होती है। तो हेट्रोजीनियस की जो स्पेलिंग होती है HETEROGENEOUS, तो एन के बाद भी ई आता है, GENEOUS। तो हेट्रोजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, HETEROGENEOUS। यहाँ पे ई आएगा और ये ई मिसिंग है, इसलिए ये क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड होती है, हमारा आंसर हो जाएगा भाई कि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट कह रहे हैं सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच के भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो हर एक के दो क्वेश्चन दे रहे हैं। स्टार्टिंग में इडियम के 2 दे दिए, फिर टेंसेस के 2 दे दिए, फिर आपको रॉन्गली स्पेल्ड के 2 वर्ड दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है भाई, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में पूछ रहे हैं इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अंदर पूछ रहे हो कौन सी आपकी क्या होगी, इसमें कौन सा होगा आपका, आयरनी है, स्माइली है, सिमली है, इसका सिमली, आयरनी, या फिर आपका सिनोडेक्स, ठीक है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एक बार पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, केबीएस में भी बनता है आपका, और आपका डीएसएस में भी बनता है कि फिगर ऑफ स्पीच आपकी होती है, वो सारी फिगर ऑफ स्पीच के बाद में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे अलंकार कहते हैं ना, उस हिसाब से आयरनी का मतलब क्या है कि जब हम किसी के ऊपर क्या करते हैं, व्यंग करते हैं, तो आयरनी का मतलब तो ये हो जाता है कि आपको उस चीज के ऊपर कहने के लिए व्यंग करके कोई चीज अच्छा तो बड़ा ये है, तो कोई चीज में भी निकालने के लिए आयरनी तो आपको वो हो जाता है कि जहां पर व्यंग के सेंस में हो जाता है। सिमली का मतलब हम जब किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, एज लगा के, लाइक लगा के, यू आर लाइक माय ब्रदर, यू आर लाइक
अ मून, अ स्टार, मतलब किसी के साथ भी कंपैरिजन करते हैं, जब एज या लाइक जैसे आप वर्ड यूज करते हैं वहां पे क्या होती है, हमारी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होती है। तो यहाँ पे सिनोटैक आएगा कि आप कोई चीज किसी के बारे में बता रहे थे, इंग्लैंड वोन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट दी ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ये सिनोटैक हो जाएगा, वरना सिमिली है यहाँ पे, ना ही आयरनी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, जो आपका पेन है इज माइटर, आपका जो पेन मतलब आपने सुना है ना कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर कौन सी होती है, आपकी कलम होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा किसकी ताकत है, आपकी पेन की, कलम की ताकत की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी कौन सा आपका क्या कहलाएगा, फिगर ऑफ स्पीच, दिया पन, हाइपरबोला, हाइपरबोले, उसके बाद मेटोनमी, एंड द लास्ट वन इज सिमिली, लगा लो कोई भी एक लगा लो। ठीक है, आपको इसमें से क्या बताना है, आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटोनमी आ जाएगा, कि जब आप उस चीज का एक्चुअल नाम यूज करने के बजाय उसका प्रयोग किसी और सेंस में करते हो। जैसे यहाँ पे कह रहे थे पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, अब पेन का और स्वॉर्ड का क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, पेन तो लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, स्वॉर्ड आपका किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब कह रहे हैं मेटोनमी का मतलब कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग और कंसेप्ट नॉट अलाउड बाय इट्स ओन नेम, कि उसको उसके नाम से ना यूज करके दूसरे उससे संबोधित किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटोनमी। एक बार गो थ्रू हो जाना, सिमिली का मतलब क्या है, हाइपरबोले का मतलब क्या है, पन क्या है, मेटोनमी क्या है, मतलब आपको इस पार्ट के लिए पढ़ना क्या है, फिगर ऑफ स्पीच में से एक बार गो थ्रू होना है। फिगर ऑफ स्पीच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, जनरली हमारे जो भी एग्जाम्स आते हैं तो हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया था, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड मतलब क्या है, मेटोनमी होगा, जब यहाँ पर एक चीज उस चीज को एक्चुअल नाम से, अपने नाम से यूज करके किसी और नाम से उसको संबोधित किया जाता है, तो हमारा मेटोनमी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेटोनमी। नेक्स्ट क्या है, देखते जाओ, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, इडियम से बन गए, एंटोनिम से बन आपकी, और कौन से आज के रॉन्ग वर्ड से आ गया आपका, टेंसेस में आ गए 2 आपके, किस में आ गए, फिगर ऑफ स्पीच से आ गई। नेक्स्ट कहना है आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस एज अ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस पता है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 3 आपके मेन, तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सिंपल सेंटेंस है कि आपके कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। I stood up so that I could see the game clearly. I stood up, मैं खड़ा हो गया, I stood up so that I can see the match. आपको ये सेंटेंस दे दिया, I stood up, मैं खड़ा हो गया, so that I could see the match clearly, so that I could see the match clearly। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है, कंपाउंड का है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है, या पॉजिटिव सेंटेंस है, या फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण आई स्टूड अप, जब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब जब कोई भी सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होता है, मीनिंग निकला, आई स्टूड अप में खड़ा हो गया, आई कुड सी द मैच क्लियरली, मैं मैच को क्लियरली देख पाया। जब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर उनको अलग अलग लिखा जाए तो उनका मीनिंग क्लियर हो, वो किसी पे डिपेंड ना करो, तो जब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे सो दैट से जुड़े हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक आपका डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होती है, आपके एक सब्जेक्ट होता है वहां पर, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी वर्ब भी क्या है, 1 और 2 वर्ब है आपकी ये जो सब्जेक्ट की जगह पे आई है, ये भी 2 बार यूज हुआ था, ये क्या है आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से है, सिंपल तो है नहीं, तो सिंपल में आपका एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपकी वर्ब होती है, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपकी ये क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट आपके 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपने मीनिंग के लिए, तो वो होता है कंपाउंड। यदि एक सेंटेंस अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, फिर वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जाम। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क he failed the exam. He failed the exam. कि उसके कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जाम। इसके अंदर कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, जो भी है। तो हम यहाँ पे देखो भाई, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क है ना, ये इसको आप कभी भी वो मानना, तो यहाँ पर कोई आपकी वर्ब है ना, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट अलग से। ये क्या है, यहाँ पर जो मेन सेंटेंस है यही है कि ही फेल्ड द एग्जाम। आपका सब्जेक्ट ये है, वर्ब आपकी फेल्ड द एग्जाम है। ये क्या, उसके कठिन परिश्रम करने के बावजूद, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया। ना तो आप इसको कंपाउंड करके आओगे, ना इसको कॉम्प्लेक्स करके आओगे। ये क्या है आपका सिंपल सेंटेंस का उदाहरण। आप भी सोचोगे नहीं मैम यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, जो आपकी वर्ब है, वो आपकी सिंगल है, और जहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपकी वर्ब 1 होती है, वो हमारे क्या होता है, सिंपल सेंटेंस कहलाती है। हमारे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का उदाहरण हो जाएगा हमें। तो इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्जाम, ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं भाई, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया और आपको 4 ऑप्शन में से फिल करना है कि कौन सा उसमें बेस्ट फिट करता है। फर्स्ट कह रहे हैं, बिफोर माइनिंग द केक वेव इंग्रेडिएंट प्रीसियसली। बिफोर माइनिंग द केक वेट करना, वे इंग्रेडिएंट्स ऑप्शन दे रही है आपको क्या, ऑल, मोस्ट, ईच, ऑल। ऑल, मोस्ट, ईच एंड होल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि केक बनाने से पहले उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको क्या कर लो, वेट कर लो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑल, मोस्ट, ईच या होल। होल का मतलब पूरा एक, वो उसमें नहीं जाएगा। ईच इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पर आपका ऑल आएगा भाई, कि केक बनाने से पहले सबसे पहले उसको क्या करो, सारे इंग्रेडिएंट्स सबको का वेट कर लो, कितना है कितना नहीं। ऑल, यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल जो आपका आंसर होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमारा ऑल रहेगा भाई। ठीक है, ऑल इज द प्रिपेयर्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द डोनेट क्वांटिटी। ठीक है, आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पता चल जाए। आप केक बना रहे हो तो भाई आपको जितना आपने मटेरियल यूज किया था वो कितना मटेरियल था, हम मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑल आएगा। ऑल इंग्रेडिएंट्स की जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, उसमें जो चीजें यूज कर रहे हो पहले उन सबका वेट कर लो, ऑल इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेस्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं, we will have to work quickly because I have not got the time। इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन में से फिल करना है। क्या कह रहे हैं, we will have to work quickly, we will have to work quickly, we will have to work quickly because I have not got blank time। ऑप्शन दे दिया भाई, एनी, सम, मच या लॉट्स ऑफ। आपको इन 4 ऑप्शन में से फिल करना है। We will have to work quickly because I have not got time. Any time, I have not got some time, I have not got much time, I have not got lots of time। तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा भाई मच टाइम, क्योंकि आपका टाइम समय क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मुझे ज्यादा समय नहीं मिला, एनी टाइम मतलब कोई मिनट में हम गिन नहीं रहे, समय यहाँ पर जो यूज हो रहा है एज अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो मच आएगा, ठीक है। वी विल हैव टू वर्क क्विकली, हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नॉट गॉट मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। इन चार में से एनी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, सम टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम नहीं आएगा, मच आपका बेस्ट आंसर होगा, तो आपका यहाँ पे फिर करोगे मच रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका we will have to, उसके बाद रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन, आपको एक वर्ब अंडरलाइन की गई, उसको करेक्ट किसके साथ, बेस्ट, आप क्या कर सकते हो उसको, आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेम्बर, आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेम्बर, वी विल ऑल रिमेम्बर दिस हॉलीडे with great pleasure, with great pleasure, ठीक है। अब इस वर्ड को अंडरलाइन करके दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया, आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेम्बर दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर, कि मैं श्योर इस चीज के बारे में कि हम इस चीज को, इस दिन को बड़ी खुशी से याद करेंगे, इस हॉलीडे को विद ग्रेट प्लेजर, ये कितने खुश हो गए, कितने हमने इसमें एंजॉय किया, ये सब चीजें। तो रिमेम्बर वर्ड को किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, थिंक ओवर, स्टैंड अप फॉर, थिंक ओवर, स्टैंड अप फॉर, लुक बैक ऑन, गो इन फॉर, ठीक है। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनसे कह रहे हैं रिमेम्बर वर्ड को किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, थिंक ओवर, अगर हम सोचेंगे, स्टैंड अप फॉर, किसी चीज खड़ा होना, लुक बैक ऑन, तो यहाँ पर रिमेम्बर के क्या आएगा, हम इस दिन को बड़े यादगार के तौर पर याद रखेंगे, जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये हॉलीडे क्या रहेगा, हमारे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा, बहुत यादगार रहेगा, तो लुक बैक ऑन, पीछे मुड़कर देखना, तो इस हिसाब से कि ऐसे फिजिकली या फिजिकली मुड़कर देखना, मतलब सोचना किसी चीज के ऊपर, तो लुक बैक ऑन, आई एम श्योर वी विल ऑल लुक बैक ऑन दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर, कि हम जब भी इसके बारे में सोचेंगे तो ये क्या रहेगा, ग्रेट फन रहेगा हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट रिमेम्बर को रिप्लेस करेगा वो क्या करेगा, लुक बैक ऑन, ये फ्रेजेस होते हैं जिनका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, तो लुक बैक ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमेम्बर करना कोई चीज, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लुक बैक ऑन। नेक्स्ट है अनलेस यू कन्फेस वी शैल ऑल बी पनिश्ड, ये कह रहे हैं अनलेस यू कन्फेस, जब तक आप कन्फेस नहीं करते वी शैल ऑल बी पनिश्ड, तो आपका इसके अंदर भी क्या कह रहे हैं, आपको वर्ड को रिप्लेस करना है, किसको, अनलेस को ना, कन्फेस को कह रहे हैं अनलेस यू कन्फेस, अनलेस यू कन्फेस वी शैल ऑल बी पनिश्ड, किसको कह रहे हैं ये भाई, इसको किसके साथ रिप्लेस किया जाए, कन्फेस करना, चार दे दिए, पुट अप विद, सेकेंड ऑप्शन दे दिया, फाइंड आउट, थर्ड ऑप्शन दे दिया, ओन अप, और उसके बाद ले लिया कैरी ऑन, ठीक है। तो कह रहे हैं अनलेस यू कन्फेस, जब तक आप कन्फेस नहीं करते, मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, वी शैल ऑल बी पनिश्ड, हम सबको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है, वी शैल ऑल बी पनिश्ड, तो इसके लिए क्या आएगा, ओन अप, मतलब किस चीज की वो लेना, हाँ अपने ऊपर लेना है कि हाँ भाई ये चीज मैंने की, कन्फेस करना, कोई चीज स्वीकार करना, तो अनलेस यू कन्फेस, जब तक तुम कन्फेस नहीं करते, वी शैल ऑल बी पनिश्ड, तो हम सबको क्या किया जाएगा, पनिश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओन अप आ जाएगा, कन्फेस का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, ऑन अप। आपको क्या है, ये फ्रेजेस हैं, आपको रिप्लेस करना है, कन्फेस को किस वर्ड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है ताकि सेंटेंस की सेंस चेंज ना हो, सेम मीनिंग रहे, तो अनलेस यू ऑन अप वी शैल ऑल बी पनिश्ड, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है,
अपोजिट फाइंड आउट करना है, बुकोलिक, ठीक है। इसका अपोजिट बताने का कि करेक्ट अपोजिट बताना है इसका भी। इसका मतलब होता है अनकल्चर्ड। इसका मतलब क्या होता है भाई? अनकल्चर्ड। इसकी मीनिंग की बात करूं ना, इसका मीनिंग तो क्या हो जाएगा? अनकल्चर्ड भाई। और हमें बताना क्या था? अपोजिट। तो अब आपको इससे मिलता जुलता ही देखना है, इसका जो अपोजिट हो। ये क्या होगा? रिजर्व। सेकंड क्या हो गया? रस्टिक। उसके बाद देखो चीयरफुल। और फोर्थ क्या होगा भाई हमारा? अर्जेंट। ठीक है, हमें ये पता है बुकोलिक का मतलब क्या? अनकल्चर्ड है, ठीक है। तो इसका आपको अपोजिट बताना है तो अर्बन हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब अनकल्चर्ड है, जिनको मतलब हम क्या बोलते हैं गांव के लोग गवार, उनको इतना पता नहीं, कल्चर्ड नहीं है। अगर इसका बुकोलिक का मतलब अनकल्चर्ड है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अर्बन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हियर द बोथ आर अपोजिट द मीनिंग। अर्बन का मीनिंग होता है कल्चर्ड, इसका मीनिंग होगा आपका कल्चर्ड, और इसका मीनिंग होता है अनकल्चर्ड। तो अनकल्चर्ड दिया होता तो हम सीधा कर देते कल्चर्ड, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया ये बुकोलिक, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्बन हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट बताने थे हमें। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं, ये भी अपोजिट है, दो आ रहे हैं, हर एक की टाइप के दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो अपोजिट के भी 2 आपके वर्ड आए हुए हैं। सिमेट्री, ठीक है। इसका आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। ऑप्शन कौन से दिए? लो और डाइस। सेकंड आपका दिया है अनस्कॉलरिक। फ्रैंक। और उसके बाद दिया फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिक, ठीक है, फिलेंथ्रोपिक। आपको ये 4 वर्ड दिए, आपको इसका क्या बताना है भाई? इसका अपोजिट आपको बताना है कि क्या होता है? एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। इसका मतलब होता है एक्सेसिव, ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया, सिमेट्री का मतलब है एक्सेसिव में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? लो हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या है? एक्सेसिव कॉन्फिडेंस जो होता है वो इसका मीनिंग होता है। तो आपको इनमें से 4 क्या करना है? इसका बेस्ट मीनिंग ढूंढना है, अपोजिट में निकालना क्या है? अपोजिट निकालना है आपको। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई हमारा? लो, ठीक है। एक्सेसिव का क्या हो जाएगा? लो। तो सिमेट्री का क्या हो जाएगा? लो और डाइस हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। बोल्डनेस भी कह सकते हो, सिमेट्री का एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, या फिर बोल्डनेस भी कह सकते हो, बोल्डनेस, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? लो। ये हो जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग में। तो आपको ये मैं कह रही हूँ, आपको एंटोनियम सिनोनियम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके इडियम फ्रेजेस ये आपको करने हैं कम से कम 10 नंबर का, आप मान के चलो। तो सिर्फ इन्हीं में से आ जाएगा आपका एंटोनियम सिनोनियम्स आपका, और आपका वो फ्रेजल वर्ड्स आपके इडियम्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको ये बताना है, एक सेंटेंस दे दिया कि इसमें से क्लॉज कौन सा है। आपको पता है एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन है, आपके क्लॉजेस पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। देयर वाज नथिंग ही वुड डू इफ ओनली ही माइट मेक प्रॉफिट। यहाँ पर कौन सी आपकी वर्ब हो जाएगी? क्लोज हो जाएगा। देयर वाज नथिंग ही कुड डू, देयर वाज नथिंग ही कुड डू, नो डू, he would not do if only he might make profit, he might make profit। आपको क्या बताना है यहाँ पर? आपकी क्लॉज कौन सा है इसके अंदर? एडजेक्टिव है, नाउन क्लॉज है, या फिर आपका एडवर्ब वाला क्लॉज है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? तो यहाँ पर आपको सीधा बता दूं, अगर आपको ये चीज पढ़नी है हमें क्लॉजेस वाले चैप्टर में से, एडवर्ब क्लॉज है यहाँ पे। ये इफ से कनेक्ट होगा ना ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब क्या होती है? आपकी क्रिया विशेषण हम कह सकते हैं, जो हमारी वर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है। तो एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट डू, सीधा
इफ ओनली ही माइट मेक प्रॉफिट, वहां पे कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन क्या था कि वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली बात, पैसा कमाने वाली बात थी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब के बारे में कुछ आपको बताया जा रहा है, तो एडवर्ब बोलते हैं उसको। एडवर्ब क्या होते हैं, तो क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं, उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा भाई इस सेंटेंस के अंदर। जो इफ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दे नेवर फॉल वू डाई इन ए ग्रेट कॉज। यहाँ पर कौन सा है, ये आप देखो क्लोज में से फिर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक तो फिगर ऑफ स्पीच हमें इतनी नहीं पता होती, आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है, एक आपको क्लोजेस पढ़ने हैं भाई। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। इसके अंदर भी आपको क्लॉज बताना है कौन सा है, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा हमारा भाई, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। और क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, तो यहाँ से जो होता है ये हु से, इन से, हु, हुम, इन से जो हमारे जुड़े होते हैं वो कौन से क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं हमारे। जो भी हमारे क्या है, हु से, हुम से, वेयर से, हु, हुम, वेयर, दैट, व्हेन, इनसे जो हमारे सेंटेंसेस जुड़े होते हैं वो हमारे कौन से हो जाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हु से कनेक्टेड है, तो हु, हुम, वेयर, दैट या व्हेन से अगर जुड़ा हुआ तो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। पहले वाले में था एडवर्ब क्लॉज और ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज में। ठीक है, तो आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, इसको एनालाइज करके, सिर्फ देखो ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले नहीं है, सिर्फ इनको एनालाइज करके आपको टॉपिक देखना है कि इन 20 क्वेश्चन में आपके कौन कौन से टॉपिक आए जिनको आपको सबसे पहले कवर अप करना है अगर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी। सेंटेंस दिया है द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी। यहां पर आपको क्या बताना है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन है, किसको अंडरलाइन किया हुआ है, हिमसेल्फ को। अब हिमसेल्फ में जैसे हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन जो होते हैं उनके हमारे टाइप होते हैं, तो हमसे पूछा गया हिमसेल्फ में कौन सा प्रोनाउन है, किस टाइप में। तो आपको ये पता होगा जिसके पीछे भी सेल्फ जुड़ा होता है ना भाई, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है भाई, जिसके पीछे भी सेल्फ जुड़ा हो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दे सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। हमसे पूछा गया हिम सेल्फ के बारे में कि इस सेंटेंस के अंदर आपका कौन सा प्रोनाउन है, तो हिम सेल्फ में कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और पहचान बता दी, जिन भी प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लगा हो उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखोगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे इंग्लिश वाले पोर्शन का। The boy who stole your pen has been punished। यहाँ पर कौन सा आपका प्रोनाउन है, देख लो तुम्हारे प्रोनाउन से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आपको ये भी चीजें करनी है कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को भी अच्छे से करना है। इस बार प्रोनाउन दिया, नेक्स्ट टाइम क्या बताया, वो एडजेक्टिव दे दें, एडवर्ब दे दें, तो आपको टाइप सब पता होनी चाहिए। तो कह रहे हैं द बॉय हु स्टोल योर पेन has been punished। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें प्रोनाउन पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। आपको प्रोनाउन की टाइप पूछी गई है, तो एक बार आपको क्या करना है, प्रोनाउन वाला चैप्टर ओपन करना है, जो प्रोनाउन की जितनी टाइप होती है उन सबकी पहचान देखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, रिफ्लेक्सिव में कौन से आते हैं आपके, और आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं आपके, और आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा द बॉय हु स्टोल, ये जो हु है ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, हु आपका कौन सा प्रोनाउन है, तो यहाँ पे अभी हमारा हो जाएगा रिलेटिव। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन।
आपसे एग्जाम्पल पूछा गया था, ये किस प्रोनाउन का एग्जाम्पल है? हु कौन सा, मतलब इस सेंटेंस के अंदर जो हु है इसको अंडरलाइन किया गया है, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपका काम क्या है कि आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हिंदी के, इंग्लिश के, आपको इन टॉपिक को अपने डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से, ताकि आपको क्लियर होता चले कि भी प्रोनाउन के अंदर आपकी किस क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हमें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम ऐसे नहीं देखते कि भाई इस टाइप के अंदर कौन से आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से हैं, रिलेटिव कौन से, रिफ्लेक्सिव कौन से हैं हमारे, और आपका कहता है पोजेसिव वाले प्रोनाउन कौन से। तो आपको यही करना है कि फटाफट ग्रामर के अंदर आप एक एक टॉपिक करके कवर करते चलोगे। तो यहाँ पर भी हमारा डीएसएसबी पीआरटी के हिंदी और इंग्लिश वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। हम ऑलरेडी रीजनिंग और हम जीके कर चुके हैं, तो अच्छे से इस पेपर को एनालाइज करना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, खत्म कर दें हमारी क्लास को।